बहरिया टाउन, कराची। अच्छा, मुझे बता दो कि अपने बालों के लिए कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हो। मैं वो सारी चीज़ें अपने कमरे में रख लूँगा। दहिया कंघी और उंगलियों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में बंधी गांठें खोलता आगे का लाहे अमल तय करने लगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कौन सा रुखसती से कबल यहाँ वापस आना है, और रुखसती में तो मैं अपना सारा सामान साथ लाऊंगी। फकीहा ने झट से इनकार किया। ये क्या दकिया नुसी बातें करी हो। रुखसती में कुछ नहीं लाओगी तुम। बस तुम रुखसत होकर आ जाना, मेरे लिए यही काफ़ी है। बाकी तुम्हारा नान नफका मेरी जिम्मेदारी है। देहिया ऊपर के बाल सुलझाकर अब नीचे की तरफ से कंघा कर रहा था। जी बिल्कुल, ताकि बाद में आप मुझे जहेज का ना लाने का ताना देकर टॉर्चर कर सके। फकीहा ने हल्की से गर्दन मोड़कर दो बदो जवाब दिया। तुमने मुझे ऐसा समझा हुआ है, क्या कोई अपनी बचपन की मोहब्बत को भी टॉर्चर कर सकता है? मुकाबल हल्की से सवाल का हुआ था। मर्द का कोई भरोसा नहीं होता। मर्द अपनी अना की तस्कीन की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अपनी मोहब्बत को टॉर्चर करना तो बहुत छोटी सी बात है। फकीहा इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट लबों पर सजाए तलखी से कहती मुकाबल को साकत कर गई थी। फकीहा के नफरत ज़दा लहजे में चुभी अजियत को पहचानता वो मुंजमद हुआ था। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन इंशाल्लाह मेरे अमाल तुम्हें अपनी सोच में रद्द-बदल करने पर मजबूर कर देंगे। चंद लम्हा बाद दहिया उसके तमाम बालों को यकजा करके आखिरी दफा कंघा फेरता नरमी से एक अनजाना सा अहद बांध रहा था। मुझे अब चलना चाहिए, एयरपोर्ट पर पहुंचने में देर हो जाएगी। फकीहा अपने सुलझे हुए बालों को समेट कर दो चार बल डालकर मसरूफ से अंदाज में कहती बेड से नीचे उतरी थी। अचानक उसके अंदाज में उजलत महसूस करता वो मगरूर शहजादा मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि मुकाबल ने उसके अहद पर यकीन नहीं किया और ना ही वो उस सन्मान पर मजीद गुफ्तगू करना चाहती है। रुको एक मिनट, मैं हाथ धोकर आया हूँ। ये भारी दुपट्टा हाथ में ले लो और मेरी शॉल अच्छे से ओढ़ लो। दिया उसे रुकने का कहकर हिदायत देता पैरों में चप्पल रड़सता बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। चंद मिनट बाद वो तौलिए से अपने हाथ खुश करता बाथरूम से निकलकर अलमारी की तरफ बढ़ा था। इधर आओ। अलमारी के पास रुक कर वह फकीहा को हुक्म सादर करता खुद अलमारी के पट खोलकर कुछ तलाश करने लगा। फकीहा उसकी हिदायत पर अमल करती पुरतजस्सुस सी उससे कुछ दूर खड़ी हुई थी। हाथ आगे करो। चंद मिनट बाद अपनी मतलूबा चीज साथ में लिए उसकी तरफ रुख मोड़ता और फिर से हुक्म दे गया। फकीहा ने खामोशी से अपना हाथ आगे कर दिया। दहिया ने हाथ में पकड़ी स्याह और सिल्वर चेन वाली लेडीज घड़ी उसकी कलाई की जीनत बनाई थी। घड़ी के डायल के इर्द गिर्द सिल्वर डायमंड जगमग कर रहे थे। हिंदसों की जगह भी डायमंड जड़े थे। घड़ी अपनी कीमत का मुंह बोलता सबूत थी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हमारे निकाह का तोहफा है। ये कपल वॉच है, एक मेरे पास है और अब एक तुम्हारे पास। ये घड़ी हर वक्त अपनी कलाई में पहने रखना। ये पानी में ख़राब नहीं होगी, इसलिए वज़ू वगैरह करने के लिए भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा है और मुझे यकीन है तुम मेरे तोहफे की हिफाजत करोगी। मेरे लिए उस घड़ी की कीमत माने नहीं रखती, मेरे लिए ये बात माने रखती है कि तुम मेरा दिए गए पहले तोहफे को किस कदर खुद से करीब रखा है। भैया उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में थामे उसे आगाह कर रहा था। फकीहा ने बस सर इस बात में हिलाया था। मैं नहीं जानता कि तुम्हें निकाह का जोड़ा पसंद आया या नहीं, लेकिन तुम्हारा ये निकाह का जोड़ा मम्मा ने ऑर्डर किया था। वक्त कम था, जिसके पास ज़्यादा तैयारियां नहीं हो सकी। मम्मा चाहती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करवाऊँ, लेकिन अब तुम जा रही हो और मुझे भी सऊदीया जाना है, इसलिए यह अभी मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तुम अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना। फिर जब मैं वापस आऊँगा तो मैं खुद तुम्हें शॉपिंग करवाऊँगा। मैं हर माह तुम्हारे अकाउंट में एक हती रकम जमा करवाऊँगा, जिससे तुम मुझे मना नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारा नान नफ़का मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभाना चाहता हूँ। मेरे माल पर तुम्हारा पूरा हक है। मैं अभी आपसे कुछ भी नहीं लूँगी। मैं अभी अपने वालिद की ज़िम्मेदारी हूँ। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। मैं रुखसती के बाद आपकी ज़िम्मेदारी बनूंगी। जब तक रुखसती नहीं होती मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगी, सिवाय इस घड़ी के जो बतौर तोहफा आपने मुझे दी है। फकीहा ने सहूलत से इनकार किया। फकीहा, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। तुम मेरी बीवी हो, दैट्स इनफ। तुम मुझे अपनी जिम्मेदारी उठाने से रोक नहीं सकती और इस मामले में अब कोई बहस नहीं होगी। दहिया ने सख्ती से उसे खामोश करवाया था। वो जानता था कि वह नरमी से कभी राजी नहीं होगी। उसकी खुददारी कभी उसे उस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। उसकी गैरत उसे कभी भी किसी पर बोझ बनने की इजाज़त नहीं देगी। वो बहुत कम वक्त में उसे समझने लगा था। शायद ये निकाह के बोलों का असर था या फिर दहिया की सच्ची मोहब्बत का। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिदैन इस काबिल हैं कि मेरी जिम्मेदारी उठा सकें और मैं खुद भी इस काबिल हूँ कि अपना बोझ खुद उठा सकूं। रुखसती से कबल मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। जब तक मैं अपने वालिदैन के घर पे हूँ मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगी।
फकीहा अभी भी अपनी जिद पर कायम थी। वो आसानी से मान जाने वालों में से नहीं थी। एक मर्द के लिए उसकी बीवी और औलाद बोझ नहीं होती। एक गैरतमंद मर्द के लिए उसकी बीवी और औलाद इनाम होती है। फकर होता है, खुशी होती है, खुशनसीबी होती है, एहसास होता है, तोहफा होता है, अतिया होता है। और तुम मुझे इस इनाम से महरूम नहीं कर सकती। मेरे निकाह में आने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी उठाने से तुम नहीं रोक सकती। मकाबल भी अपनी जिद पर कायम था। ठीक है, मैं आपको इनकार नहीं करती, लेकिन मैं हराम पैसों से अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं करूंगी। आप हलाल पैसों से मेरी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं तो मुझे आपकी बात मंजूर है। फकीहा अपने हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाती दो टोक अपना फैसला सुना गई थी। तुम फिर वही बात करियो। दहिया ने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते हुए सब्सार किया था। जी, मैं फिर से वही बात करी हूँ और तब तक करती रहूंगी जब तक आप मेरी बात मान नहीं जाते। मैं आपकी वजह से अपनी कब्र भारी नहीं करूंगी। मैं आपकी अताअत करने की खातिर अपने अल्लाह को नाराज हरगिज़ नहीं करूंगी। अल्लाह पाक के हुक्म के आगे किसी के हुक्म की कोई अहमियत नहीं है, चाहे फिर वो शौहर ही क्यों ना हो। मैं खुद गर्ज औरत हूँ और अपनी नेकियों के मामले में मैं इंतहा की हद तक खुद गर्ज हूँ। आप मुझे आम लड़की समझने की गलती करें जो आपकी चकाचौंध दौलत और शोहरत से मुतासर हो जाएगी। मैं आम नहीं, खास हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे औरत का खिताब दिया। मैं एक औरत हूँ और मुझे अपनी औरत होने पर फ़ख्र है। मुझे नाज है कि मुझे अल्लाह पाक ने औरत बनाया है, क्योंकि एक औरत गलत और बातिल के सामने सर तस्लीम खम नहीं करती। एक औरत में इतनी जुर्रत होती है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके। मैं मर जाऊंगी, लेकिन गलत में आपका साथ कभी नहीं दूंगी। और जहाँ मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाए वहाँ मैं आपकी तो क्या, अपने आप की भी नहीं सुनूंगी। आपकी वजह से मैं अपनी कब्र और आखिरत खराब नहीं करूंगी। अगर आप हलाल की कमाई से मेरा खर्चा उठा सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हूँ कि अपना बोझ खुद उठा सकूं। खैर, चलती हूँ, देर हो रही है। फकीहा अच्छे से मुकाबल की गलत फहमी दूर करके अपने कपड़े संभालती कमरे से तो क्या, फ्लैट से ही निकल गई थी। पीछे दहिया उसके अल्फाजों से जाहिर होते पुख्ता इरादों को सुनता साकित खड़ा था। हस्पताल। सूरज मुकम्मल तलू हो चुका था, रोशनी हर सू फैल चुकी थी। यासिर साहब वकार से चलते हुए हस्पताल की दूसरी राहदारी में मुड़ते चंद कदम आगे रुके थे। नईम साहब, वसीम साहब और कबीर वसीम कमरे के बाहर खड़े आपस में महवे गुफ्तगू थे। नईम साहब और नईमा बेगम रात में ही पहुंच चुके थे। नईमा बेगम, समीना बेगम और लामिया अंदर कमरे में उमैमा के पास से, जिसे अभी कुछ देर कबल ही होश आया था। लामिया भी कुछ देर पहले कबीर के साथ अस्पताल आई थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप नईम साहब हैं? यासिर साहब गला खंकार कर बुलंद आवाज में सलाम करते उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करके, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं नईम हूँ। नईम साहब अपना रुख उनकी तरफ मोड़ते नासमझी से उनके सलाम का जवाब देते सवालिया नजरों से देखने लगे। कबीर और वसीम साहब भी खामोश खड़े थे। गालिबन आप उमैमा बेटी के वालिद हैं। कैसी है बच्ची? यासिर साहब ने एक दफ़ा फिर तमहीद बांधते हुए उमैमा की नासाज तबीयत के बारे में इस्तफसार किया। जी, मैं ही उमैमा का वालिद हूँ, लेकिन आप मेरी बेटी को कैसे जानते हैं? नईम साहब किसी गैर मर्द के मुंह से अपनी बेटी का जिक्र सुनते तैश में आए थे। उनके माथे पर वाज़ेह होते बल उनके सख्त मुश्तल होने का सबूत दे रहे थे। वसीम साहब और कबीर के नकोश भी तन गए थे। अपने घर की औरत का जिक्र किसी गैर मर्द के मुंह से सुनना उनकी गैरत को गवारा नहीं था, चाहे वो उसके बाप की उम्र का ही क्यों ना हो। मुझे आपसे उमैमा बेटी के मुतालिक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बराए मेहरबानी आप तहम्मुल से मेरी बात समाअत करें। यासिर साहब उनका गुस्सा भांपते हुए उन्हें ठंडा करने लगे। क्या बात करनी है आपको मेरी बहन के मुतालिक? और आप मेरी बहन को कैसे जानते हैं? हालांकि हम में से कोई भी आपको नहीं जानता, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हमारे पहली मुलाकात है। कबीर ने संजीदगी से पे दर पे सवाल कर डाले थे। देखें, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं भी उन हालात से गुजर रहा हूँ जो आपको दरपेश आए हैं। बस फर्क इतना है कि मैं बेटे का बाप हूँ और आप बेटी के बाप हैं। यासिर साहब समझदारी से कहते उन्हें ठटकने पर मजबूर कर गए थे। आप कहना क्या चाहते हैं? हम आपकी बात का क्या मतलब अखज़ करें? क्या आप अपनी बात की वजाहत करना पसंद करेंगे? उमैमा बेटी की जो तस्वीर फेक अकाउंट से वायरल की गई हैं वो मेरे बेटे के साथ है। ये नीच और घटिया हरकत जिसने भी की है हम उसे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उससे कबल मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उमैमा बेटी को मेरे बेटे अमार यासिर के निकाह में दे दें। आप बेहतर जानते हैं इस वक्त हमें एक होकर हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। यासिर साहब ने उन्हें असल वजह से आगाह किया था। कुछ देर राहदारी में खामोशी छा गई थी। यासिर साहब की बात ही उन्हें गहरी सोच में मुब्तला कर दिया था। मैं इतनी उजलत में अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। क्या मालूम मेरा यह फैसला उसे कुएं से निकाल कर खाई में धकेल दे।
मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, आपकी बेटी को देखा तक नहीं है, मैं कैसे अनजान लोगों के हाथ में अपनी बेटी का मुस्तकबिल दे दूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद नईम साहब अपने तमाम खदशात उनके सामने रखे थे। मैं आपके खदशात समझ सकता हूँ नईम साहब, बेटी की ज़िंदगी का फैसला करना आसान नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है या कुछ और, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरा बेटा आपकी बेटी के काबिल बनने की कोशिश करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला आपकी बेटी के हक में इंशाल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा। आप कुछ वक्त में अपनी तसल्ली कर लें। मैं चाहता हूँ 1 घंटे तक दोनों का निकाह हो जाए। निकाह के बाद अपने मुजरिम को तलाश करना अमार का फ़र्ज होगा। मेरा बेटा अस्पताल में ही है, आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। यासिर साहब उनके तमाम खदशात दूर करते चले गए थे। आप आप वकास साहब की न्यू ईयर पार्टी में मौजूद थे, आपका उनसे क्या ताल्लुक है? कब से खामोश खड़े वसीम साहब ने उन्हें पहचानते हुए इस्तफसार किया। वकास अहमद मेरा कज़न और साला भी है, वकास मेरा मामूजाद भाई भी है और उसकी बहन मेरे निकाह में है। यासिर साहब ने अपना तफसीली तारुफ दिया था। अगर आप वकास अहमद साहब की कज़न हैं तो आप बिजनेस टाइकॉन यासिर अहमद हैं। आपका बेटा अमार यासिर प्रोड्यूसर है ना? उसका तो प्रोडक्शन हाउस का काम नहीं है? जी, मैं वही यासिर अहमद हूँ। मेरी ज़ात राजपूत है। मेरे बेटे ने अपनी ज़िद के बायस प्रोडक्शन हाउस खोला, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। यासिर साहब ने कबीर की बातों की तस्दीक की थी। ये काम तो दीन इस्लाम में हराम है। मेरी बेटी शरई पर्दा करती है, वो दीन के बहुत करीब है। मैं कैसे अपनी बेटी को एक हराम कमाने वाले शख्स को सौंप दूँ? यह तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। नईम साहब ने ज़ोमानी अल्फाजों में इनकार किया था। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मैं खुद हराम को हराम ही कहता हूँ। मेरे या किसी के भी करने से हराम हलाल नहीं हो जाएगा। मैं खुद अपने बेटे की जिद के खिलाफ था, हूँ और रहूंगा, लेकिन मेरा इकलौता बेटा है, जवान बेटी की जिद के आगे हार गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी हराम नहीं खाएगी। मेरा बिजनेस मेरे बेटे का ही है। मैं निकाह नामे के साथ ही अपने 20% शेयर्स आपकी बेटी के नाम कर दूंगा। यासिर साहब ने उनका ये जवाब भी रद्द कर दिया था। आप क्यों हम पर इतने मेहरबान हो रहे हैं? न हम आपकी स्टेटस के लोग हैं और ना ही कोई खास जान पहचान के, तो आप क्यों हमारे खदशात दूर करते हुए हमें इकरार करने पर मजबूर कर रहे हैं? नईम साहब ने एक बार फिर उन्हें अपने सवालात में घेरा था। आखिर उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। मैं ये चाहता हूँ कि अनजाने में भी मेरे बेटे के बायस किसी बच्चे की जिंदगी तबाह ना हो। बेटियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। कोई ये नहीं देखता कि बेटी का कसूर है या नहीं। कोई ये नहीं देखता कि वह किसी की घटिया साजिश की नजर हुई है। सब यही कहते हैं कि लड़की में खोट है। मैं जानता हूँ कि शायद मेरे अल्फाजों से आप लोगों की दिल आज़ारी हो रही हो, लेकिन जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन यही हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है। यासिर साहब नरमी से उन्हें तल्ख हकीकत से आगाह करते खामोश करवा गए थे। अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। ज़ोहर की नमाज के बाद निकाह कर लेंगे। अब इस सिर्फ निकाह होगा, रुखसती नहीं। रुखसती तभी होगी जब हमारा दिल मुतमईन हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के हवाले नहीं कर सकता। मुझे या मेरी बेटी को आपकी दौलत से कोई गर्ज नहीं है। बस वो खुश रहे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। एक और बात, मेरी बेटी को इन नाजुक हालात का इल्म नहीं है और मैं नहीं चाहता कि उसे इल्म हो कि उसके निकाह के पीछे क्या वजह थी। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। नईम साहब अपनी रजामंदी देते उन्हें आगाह कर रहे थे। ठीक है, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप मेरा कार्ड रख लें। मैं निकाह तक अस्पताल में हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपने मेरा मान रखा और मेरे बेटे को अपनी फूल सी शहजादी की काबिल समझा। अल्लाह दोनों को एक दूसरे का सुकून बनाए, आमीन। यासिर साहब नरम से मुस्कुराहट लबों पर सजाए जेब से अपना कार्ड निकाल कर उन्हें थमा गए थे। उनकी आजिज़ी पर वो तीनों भी मुस्कुराए थे। अब मैं चलता हूँ, निकाह के इंतजामात भी करने हैं। यासिर साहब तीनों से मुसाफा करते सरशार से वहां से निकलते चले गए थे। उनके कदमों की धमकता देर तक राहदारी में गूंज रही थी। दिन का दूसरा पहर था। सूरज अपने जोबन पर था। हर शय को सूरज की रोशनी ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। कुछ देर कबल ही सब लोग की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा कर चुके थे और अपने निकाह के मामलात तय पा रहे थे। नईम साहब ने कबीर से कहकर कुछ मालूमात निकलवाने के साथ अपने जोजा बेटे और उमैमा की रजामंदी जानने के बाद उस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। उमैस भी अपनी बीवी और बेटी के हमरा पहुंच चुका था। उस वक़्त समीना बेगम, नईमा बेगम और लामिया उमैमा के पास कमरे में मौजूद थी, जबकि दूसरी तरफ उमैस, कबीर, वसीम साहब, नईम साहब, मौलवी साहब और यासिर साहब अमार के कमरे में मौजूद थे। नरमीन बेगम को यासिर साहब ने ड्राइवर के साथ अस्पताल बुलवाया था। हक मेहर में क्या लिखवाना है, अब बता दें नईम साहब।
یاسر صاحب نے سفید شلوار کے میز میں ملبوس ادھیڑ عمر مولوی صاحب کو نکاح کا فارم بھرتا دیکھ نعیم صاحب سے استفسار کیا۔ حق مہر کی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میری بیٹی کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کو خوش رکھے اور جو وہ آسانی سے میری بیٹی کو دے سکے وہی حق مہر ہوگا۔ نعیم صاحب نے سنجیدگی سے کہا، جس پر یاسر صاحب سرس بات میں ہلا کے، عمار تم بتاؤ کیا حق مہر میں دینا چاہو گے اپنی بیوی کو؟ یاسر صاحب نے اب عمار کو مخاطب کیا تھا، دادا جان نے جو گھر میرے نام کیا تھا اور اس گھر کی مالیت 30 کروڑ ہے، تو میں 30 کروڑ مہر لکھوانا چاہوں گا۔ کیش کے بدلے میں گھر اپنی بیوی کے نام کرنا چاہوں گا تاکہ کل کو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی میری بیوی اور اولاد کو دربدر نہ کر سکے۔ عمار نے سنجیدگی سے انہیں آگاہ کیا، جس پر یاسر صاحب نے ایک نرم مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھا تھا۔ باقی سب نے بھی اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔ عمار کا چہرہ ہنو سپاٹ تھا۔ یاسر صاحب اپنی بیٹی کی ہر حرکت سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ عمار کے لیے یہ سب آسان نہیں ہے۔ یہ حق مہر اس نے فقیہہ سے نکاح کے وقت سوچا تھا۔ عمار کے کہتے ہی مولوی صاحب نے حق مہر کا خانہ پر کیا تھا۔ میرا خیال ہے اب نکاح ہو جانا چاہیے، مجھے بچوں کا مدرسہ بھی پڑھانا ہے۔ مولوی صاحب نکاح نامہ پر کرتے یاسر صاحب سے مخاطب ہوئے تھے، مولوی صاحب اب خرچے کے کھانے میں ماہانہ 50,000 روپے لکھیں۔ عمار نے ایک دفعہ پھر مولوی صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ عمار کی اس عمل سے یاسر صاحب کا دل مطمئن ہوا تھا۔ سر، میں میڈم صاحبہ کو چھوٹی بیگم صاحبہ کے کمرے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ڈرائیور نے آ کر یاسر صاحب کو اطلاع دی تھی۔ نرمین بیگم نے یاسر صاحب کے کل والے روپ کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ چلے مولوی صاحب، نکاح کے لیے چلتے ہیں۔ یاسر صاحب نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تو باقی سب بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سب مرد حضرات امیمہ کے کمرے میں موجود تھے۔ سفید سادہ سے کاٹن کے خوبصورت سے سوٹ میں ملبوس و نقاب لگائے پیشنٹ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سمینہ بیگم نے بڑی سی چادر سفید چادر سے اسے ڈھانپ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سمینہ بیگم، نعیمہ بیگم اور لامیا بیٹھی تھی۔ امیمہ کے دوسری طرف نرمین بیگم بیٹھی تھی۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا۔ سامنے صوفے پر یاسر صاحب اور مولوی صاحب برجمان تھے، جبکہ بیڈ کے پاس استادہ 2 سیٹر صوفے پر نعیم صاحب اور وسیم صاحب برجمان تھے۔ ساتھ ہی کبیر اور امیس دیوار سے پشت ٹکائے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ یاسر صاحب نے مولوی صاحب کو مخاطب کیا تو وہ سرس بات میں ہلاتے نکاح پڑھانے لگے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا نکاح میرے بابا پڑھائیں۔ ابھی مولوی صاحب نکاح کی کلمات شروع کرتے کہ امیمہ نے لرزتی آواز میں انہیں اپنی خواہش سے آگاہ کیا تھا۔ یہ بہت اچھی بات ہے بیٹا، نعیم صاحب آپ اپنی بیٹی کی خواہش پوری کریں۔ مولوی صاحب امیمہ سے کہتے نعیم صاحب کی طرف نکاح نامہ بڑھا گئے تھے۔ نعیم صاحب نے سرس بات میں ہلاتے ہوئے نکاح نامہ پکڑا اور اپنی نشست سے اٹھتے امیمہ کے پاس آئے تھے۔ لامیا نے انہیں بیٹھنے کی جگہ دی اور خود اٹھ کر ان کی جگہ پر اپنے بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ دوسری طرف امیمہ جو کب سے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی اپنے بابا کے اپنے پاس بیٹھتے ہی بے آواز آنسو بہانے لگی۔ جسم لرزنے لگا تھا۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کے مدھم سے سکیں گونجنے لگی تھی۔ امیمہ نعیم بنت نعیم، آپ کا نکاح عمار یاسر ابن یاسر احمد سے باعث 30 کروڑ روپے حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نعیم صاحب بمشکل اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے اپنی لاڈوں میں پلی بیٹی کا نکاح پڑھا رہے تھے۔ یہ وقت دونوں باپ بیٹی پر بہت بھاری تھا۔ قبول ہے، وہ بمشکل سسکیوں کے درمیان 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر کے اپنے باپ کا مان رکھتی خود کو ایک انجانے شخص کو سونپ گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا۔ نعیم صاحب نے اپنی شہزادی کے سر پر دست شفقت رکھ کر ماتھے پر پیار کیا تھا۔ امیمہ اپنے باپ کی شفقت پا کر ضبط کی تمام بند توڑ کر ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کو روتا دیکھ سب افسردہ ہو گئے تھے۔ لامیا بھی رونے لگی تھی۔ بس بچے، ابھی ہم آپ کو رخصت کروا کر نہیں لے کر جا رہے، ابھی صرف نکاح ہوا ہے۔ آپ ان کاغذات پر دستخط کرو کہ میری طرف سے آپ کے نکاح کا تحفہ ہے۔ یاسر صاحب امیمہ زار و زار روتا دیکھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اسے سمجھانے لگے، ساتھ ہی چند کاغذات اس کی طرف بڑھا کے تھے۔ نہیں انکل، میں یہ نہیں لے سکتی۔ امیمہ کاغذات کو پڑھتی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی۔ یاسر صاحب اس کی حرکت پر مسکرائے تھے۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہے بیٹا، اور تحفہ لینے سے انکار نہیں کرتے۔ یاسر صاحب نرم مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہتے اسے دستخط کرنے پر مجبور کر کے۔ امیمہ کانپتے ہاتھوں سے کاغذات پر دستخط کرتی پھر سے نعیم صاحب کے گلے لگتی رونے لگی تھی۔ بس گڑیا چپ ہو جاؤ، دیکھو بابا بھی رونے لگے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امیس آگے بڑھ کر اسے نعیم صاحب سے الگ کرتا اس کی توجہ نعیم علی صاحب کے رخسار پر بہتے آنسو کی طرف کروا گیا تھا۔ نعیم صاحب امیمہ کے الگ ہوتے ہی اپنے آنسو صاف کرتے کمرے سے چلے گئے تھے۔
नईम साहब को जाता देख उमैमा उमैस के सीने से लगती एक दफ़ा फिर शिद्दत से रो दी थी। मम्मा संभालें इसे, ये पागल हो गई है, अभी रुखसत नहीं करे हम उसे, पागल लड़की। उमैस अपनी नम आंखों से नजरें चुराता उसे खुद से अलग करता वहां से निकलता चला गया था। पीछे नईमा बेगम, समीना बेगम और लामिया उसे संभालने में हलकान हो रही थी, जो कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि नरमीन बेगम पहले ही अमार के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अमार यासिर इब्ने यासिर अहमद, आपका निकाह उमैमा नईम बिनते नईम अली के साथ 30 करोड़ रुपए तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने संजीदा बैठे अमार से सवाल किया था, जिसकी एक तरफ सफ़ेद कुर्ते पजामे में बैठे तनवीर कुरैशी का इजाफा हो गया था। तनवीर कुछ देर कबल ही उसकी तबीयत दरियाफ्त करने हस्पताल आया था। कबूल है, 3 दफ़ा कबूल है कहकर वो खामोशी से निकाह नामे पर दस्तखत करता एक अनजाने वजूद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर गया था। निकाह होते ही मौलवी साहब ने दुआ करवाई थी। मुख्तसर दुआ के बाद मौलवी साहब उसे मुबारकबाद देते वहाँ से चले गए थे। मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड से पाला है बेटा, जिस दिन तुम्हें ये महसूस हो कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती तो उसे बिना कोई तकलीफ दिए मेरे पास छोड़ जाना। जहाँ बचपन से अब तक उसे संभालता आया हूँ, तब भी संभालूंगा। अगर ये फ़र्ज अदा करना ज़रूरी ना होता तो कोई बाप अपने जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा नहीं करता। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, इसलिए जब भी वो तुम्हें खुद पर बोझ लगने लगे उसे मेरी तरफ लौटा देना। नईम साहब उसे निकाह की मुबारकबाद देने के बाद संजीदगी से कहते उसे तंबीह कर गए थे। आप बेफिक्र रहें अंकल, आपकी बेटी अब मेरी इज्जत है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मोहब्बत भी बन जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको या आपकी बेटी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। एक गैरतमंद मर्द कभी भी अपनी जुबान की अपनी ज़ात से अपनी बीवी को परेशान नहीं करता, और यकीन करें मैं बेगैरत नहीं हूँ। अमार उन्हें तसल्ली देता उन्हें सरशार कर गया था। नईम साहब के बाद बाकी सब ने भी उसे मुबारकबाद दी थी। मेरा ख्याल है कि हमें अमार और भाभी की एक मुलाकात करवा देनी चाहिए। तनवीर ने संजीदगी से अपनी राय पेश की थी, जबकि उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। अमार ने उसे आंखों से तंबीह करते हुए कोई भी फजूल गोई करने से मना किया। मेरे ख्याल से तनवीर ठीक कह रहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। यासिर साहब ने तनवीर की बात की तायद करते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। तनवीर ने शरारत से अमार को कंधा मारा तो अमार ने उसे घूरा था। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, अब तो उमैमा अमार की ही अमानत है। नईम साहब मुस्कुराकर कहते अपनी रजामंदी दे गए थे। मैं कमरा खाली करवाता हूँ, अमार आ जाओ। उमैस अमार से मुखातिब होता नईम साहब के हमरा कमरे से निकल गया। बस सईम साहब और कबीर भी उनके पीछे ही कमरे से निकले थे। अरे मेरे यार देख, मैंने तेरी मुलाकात का इंतजाम कर दिया। तनवीर ने एक दफ़ा फिर अमार के कान में शौकी से सरगोशी की थी। अब अगर तूने कोई बकवास की तो मैंने तेरे दांत तोड़कर पीट तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देना है, और फिर किसी ने तुझे अपनी बेटी भी नहीं देनी। अमार उसकी शौकी से तंग आकर उसे घूरता तब कर कहता उसकी दुखती रग पर हाथ रख गया था। अब ऐसे भी कोई बात नहीं है, तेरा निकाह हो गया तो ज्यादा फ्री ना हो। बहुत लड़कियां मरती हैं मुझ पर, वो अलग बात है कि मुझे कोई पसंद नहीं आती। तनवीर फौरन से बुरा मनाता मिन मनाया था। अबे बस कर दे, सब जानता हूँ, मेरा मुंह ना खुलवा। अमार हाथ झुलाकर पिसारी से कहता मुकाबल को आग लगा गया। अमार चलो जाओ, बच्चे इंतजार करी होगी। अभी तनवीर कुछ कहता कि अमार को तनवीर से चोंच लड़ाता देख यासिर साहब ने उसे घूरते हुए याद दहानी करवाई थी। अमार उनकी हिदायत पर सरस्पात में हिलाता अपने सफ़ेद कॉटन की कमीज झटके से दुरुस्त करता खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ा था। अमार और उमैमा दोनों के कपड़े यासिर साहब ने मंगवाए थे। पीछे तनवीर दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाजता अपने दिल की भड़ास निकालने लगा।